प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 29 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था समांतर प्रतिरोध से, समांतर क्रम से। ठीक है, समांतर क्रम में प्रतिरोध आपका दिया हुआ था 8, 12 और 15 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको समांतर जो क्रम में अगर प्रतिरोध है तो आपको क्या बताए थे फॉर्मूला, जो कुल योग होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए ये फॉर्मूला अगर जानते हैं तो यहाँ कुछ भी दिया हो आसानी से बन जाएगा। मान के चलिए यहाँ 8, 12, 15 का जगह आपका दिया, ठीक है, यहाँ 5, 10 और 20 दिया है तो कोई बात नहीं, सब बन जाएगा ना। 1/5 करिए, 1/10 करिए, 1/20 करिए, बन जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए अभी यहाँ 1/8 है, बटा मतलब 8 है तो बटा में कर दीजिएगा, समांतर क्रम में है तो फिर 1/12, फिर 1/15, तो इसका एलसीएम लीजिएगा, है ना। 15, 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 15, 120 होगा ना। तो 8 से का 15, 8, 20, 15, 8, 20 से 12, 10, 120, 15, 8, 20 से 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, 10, 25 और 8 कितना होगा 25 और 8 33, 33/120। ठीक है, तो ये कितना आया 1/R टोटल बराबर आया। ठीक है, तो R यानी टोटल निकालना है कुल प्रतिरोध, तो इसको उल्टा कर देते हैं 120/33, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको काट भी सकते हैं, जैसा ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से इसको काट दीजिएगा, है ना। 3 से कटेगा ये कितना होगा 3 से 40 थी 120, 11 थी 33, 40/11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशमलव में तो फिर इसको काट दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। अगर 1/5 है मतलब 5 ओम है, 10 ओम है और 20 ओम है, तो इसको क्या करिएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20, इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 20, 5 × 20 यानी 10 दूनी 20 और 20 का ये 20, 4 2 6 1, 7/20, 7/20 है, इसको उल्टा कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 20/7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अगर श्रेणी क्रम में होता, श्रेणी क्रम में क्या होता है सीधा जुड़ जाता है। ठीक है ना, जैसे 12 और 15 कितना हुआ 27 और 8, 27 और 8 कितना हो गया 27 और 8 35 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाता कुल प्रतिरोध 35 हो जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तो इस तरह से आराम से बना देना है। तो आपको मेन चीज़ें क्या रखना है कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध जो होता है वो R1 सीधा वाला प्लस R2 प्लस R3, समांतर क्रम में बोलेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसे डॉट डॉट डॉट। कभी आप भूले नहीं तो कैसे याद करवाए थे आपको कि देखिए समांतर मतलब समांतर बोलने का मतलब क्या आता है छवि, ऐसे ऊपर और नीचे ये दोनों रेखा क्या समांतर है, तो ऊपर नीचे वाला ये समांतर क्रम में हो गया। ऊपर नीचे 1/R1 1/R2 R3, तो ये ऊपर नीचे वाला समांतर क्रम में ये वाला होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 2024 में भारत के लोकपाल कौन बने थे। तो ये आपको कौन क्या है इसमें आपको करंट अफेयर के वीडियो डाले हैं, उसमें सारा चीज़ आपको बताया हुआ है। ठीक है, नई नियुक्तियां जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां और कौन क्या है उसमें आपको पूरा अच्छे से ये आपको याद करवा दिए थे। ठीक है, तो जो नहीं देखें वो जरूर एक बार देखिएगा, है ना। कोई भी आप एग्जाम दें अभी रेलवे का 2025-24 जो भी एग्जाम होगा अभी सब में वो काम आएगा। ठीक है, तो फरवरी 2024 में भारत के लोकपाल कौन बने, तो अजय मानिकराव खानविलकर बने। ठीक है, ये भारत के लोकपाल बने, ये भारत के लोकपाल फरवरी 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका से एक क्वेश्चन आया था, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल से बता दिए थे कल भी और आज भी बता दे रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बन जाएगा, है ना। यूकैरियोटिक मान के पूछ लीजिए यूकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है, क्या होता है, तो वही चीज़ें आता है ज़्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आपको, ये है यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या होता है ना, और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। मान के चलिए क्वेश्चन आया कि प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता है, तो केंद्रक नहीं होता। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली होता है और प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। ठीक है, तो अभी तक क्या समझे कि यूकैरियोटिक में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली दोनों होता है, अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये दोनों नहीं होता है, केंद्रक भी नहीं है और केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में डीएनए रेखिक और हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। कोशिकांग की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में कोशिकांग झिल्ली से बंधे होते हैं और प्रोकैरियोटिक में झिल्ली से बंधे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, अब जो भी ऑप्शन के अनुसार से आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन के बंधन जो के गुण को क्या कहते हैं, तो कार्बन के बंधन गुण को क्या बोलते हैं, तो उसको श्रृंखलन कहा जाता है ना,
है ना। कैटिनेशन कहा जाता है, कार्बन के बंधन गुणों को श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में जानते हैं डिटेल से, ताकि आपको आने वाले कोई भी एग्जाम दे तो उसमें आपको काम करे। कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़कर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? श्रृंखलन कहता है। और कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन होते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा होता है? तो सहसंयोजक बंधन होते हैं। कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाहरी कोष में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह 4 सहसंयोजक बंधन बना सकता है। कार्बन परमाणुओं के बीच सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला या वलय बनाए जा सकते हैं। कार्बन के इन गुणों के वजह से बड़े अणु बनते हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खी के बारे में पूछा था। मधुमक्खी शहद बनाती है, ये कैसी उपभोक्ता है? तो खाद्य श्रृंखला में के संदर्भ में मधुमक्खी एक प्राथमिक उपभोक्ता और शाकाहारी जीव है। मधुमक्खी पौधों से रस पीती है और अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है। मधुमक्खियाँ घास और उससे निकले पराग को खाती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद इकट्ठा करके अपने छत में शहद बनाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। मधुमक्खी का पालन जो अध्ययन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब अमाशय के बारे में जानते हैं, कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अगर ये जानते हैं तो जो ऑप्शन रहेगा बाकी वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अमाशय में क्या है? टाइलिन एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अमाशय में टाइलिन एंजाइम नहीं पाया जाता। अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम कौन कौन सा है? देखिए पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन, रेनिन ये सब अमाशय में पाया जाता है, ठीक है। तो पेप्सिन क्या करता है? यह एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां पेप्सिन का स्त्राव करती है। रेनिन यह एक प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम है जो शिशुओं के आमाशय रस में पाया जाता है और यह दूध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, रेनिन, ठीक है। अच्छा, आमाशय में अगर पूछे कौन सा अम्ल पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करना क्या कहलाता है? तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट आता है क्या? निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का कार्य नहीं है? तो देखिए ये 4 अगर ऑप्शन है तो इसमें बताना है आपको कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है। तो देखिए केंद्र को दिशात्मक और नीतिगत इनपुट करना, ये नीति आयोग का कार्य है, ठीक। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये नीति आयोग का कार्य है। राज्य को वित्तीय संसाधन आवंटन को अंतिम रूप देना, तो ये नहीं है नीति आयोग का कार्य। ये नहीं है कि राज्यों को वित्तीय संसाधन आवंटन को अंतिम रूप देना, ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है नीति आयोग, ये भी सही है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का पहले नाम क्या था? योजना आयोग, है ना। योजना आयोग के नाम पर रखा गया नीति आयोग, अब इसका नया नाम है। इसरो की किस टीम को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों में विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसरो का चंद्रयान 3 को ये पुरस्कार दिया गया ना, चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। तीनों वहीं से लॉन्च किया गया, ध्यान रखना। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, ये तीनों लॉन्च किया गया था कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। चंद्रयान 2 2019 में। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो 2023 में, है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों के विज्ञान रत्न और विज्ञान श्री जैसे पुरस्कार भी दिए जाते हैं। जैसे विज्ञान रत्न जो है ये क्या है? बायो केमिस्ट, है ना, गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है। किसको? तो गोविंद राजन को विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर का चीज़ है, ये ध्यान रखना है। विज्ञान रत्न किसे दिया गया? गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है। विज्ञान श्री अवार्ड की बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, परमाणु ऊर्जा, जैविक विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान जैसे विज्ञान विविध क्षेत्रों के 13 वैज्ञानिकों को विज्ञान श्री से सम्मानित किया गया। कितने? 13 वैज्ञानिकों को विज्ञान श्री से सम्मानित किया गया है। विज्ञान युवा, है ना, 18 वैज्ञानिकों को विज्ञान युवा के लिए नामित किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की शुरुआत जनवरी में की गई थी। इन पुरस्कारों में राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र, भारत का पदक और एक पदक शामिल है। नेक्स्ट है कि एल्डिहाइड और कीटोन किस का प्रतीक क्या है? ये क्वेश्चन आया था। तो एल्डिहाइड का प्रतीक होता है CHO और कीटोन का प्रतीक होता है CO या तो CO, ये वाला, ठीक है। ये कीटोन का प्रतीक होता है। एल्डिहाइड का प्रतीक CHO ये होता है, ठीक। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बनिक यौगिक है। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है ये पूछा था, तो हरा रंग होता है। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। ये ध्यान रखना यहाँ पर क्या, फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? FeSO4 7H2O। याद रखना है, सूत्र याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4 7H2O होता है। इसमें मौजूद क्रिस्टलन के पानी की वजह से इसका रंग हरा होता है।
जब इसे गर्म किया जाता है तो इसमें से पानी निकल जाता है और इसका रंग हरे से सफ़ेद में बदल जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, अगर फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो हरे रंग से किस रंग में बदल जाता है, तो हरे से सफ़ेद में बदल जाता है। ठीक है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर ये कई बदलाव से गुजरता है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट अपने पानी के अणुओं को खो देता है और निर्जल फेरस सल्फेट अणु बनाता है। क्या बनाता है, निर्जल फेरस सल्फेट अणु बनाता है। नेक्स्ट है कि ठंडे जल से अभिक्रिया कौन करता है, तो पोटेशियम और जो सोडियम, ये ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। पोटेशियम और सोडियम जैसे धातुएं ठंडे जल के साथ तेज़ी से प्रतिक्रिया करती है और यह प्रतिक्रिया इतनी तेज़ी और ऊष्माक्षेपी होती है कि उत्सर्जित हाइड्रोजन तुरंत आग पकड़ लेती है। और इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि धातुओं और पानी के साथ होने वाली कुछ अभिक्रियाएं, कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करता है, यह एक क्षारीय भू धातु है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी चीज़ें महत्वपूर्ण है ना। मैग्नीशियम किसके साथ, तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। एल्युमिनियम की बात करते हैं, और आयरन और जिंक केवल भाप से अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये सब प्रश्न पूछा हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये क्या करता है, भाप से अभिक्रिया करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कौन सा धातु जो है भाप से, गर्म भाप से मतलब अभिक्रिया करता है, तो एल्युमिनियम, आयरन और जिंक भाप से अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। लेड, तांबा, चांदी और सोना जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो लेड, तांबा, चांदी, सोना ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला उद्यमों को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ बेंगलोर, चेन्नई और जयपुर, विशाखापत्तनम में किस बैंक के नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन किया है, तो किस बैंक के, तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है ना, ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर है। ने बेंगलोर, चेन्नई, विशाखापत्तनम और जयपुर में नारी शक्ति शाखाएं खोली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 5 नारी शक्ति शाखाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है, तो कुशोक वकुला रिम्पोची हवाई अड्डा है। कुशोक वकुला रिम्पोची हवाई अड्डा है जो कि भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है ना। कुशोक वकुला रिम्पोची हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा लद्दाख की राजधानी लेह में स्थित है और समुद्र तल से 3256 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई अड्डों में से एक है। यह भारतीय वायुसेना का सैन्य हवाई अड्डा भी है ना। इस हवाई अड्डे की ऊंचाई के वजह से यहाँ पहाड़ों से तेज़ हवाएं चलती है। इन हवाओं की वजह से कई बार हवाई जहाज़ को लैंड कराना मुश्किल हो जाता है। तेज़ हवा की वजह से विमान का संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। इस हवाई अड्डे का एक छोर पूर्वी दिशा की ओर से ऊपर की ओर उठा हुआ है। इस वजह से पायलट को उड़ाते समय या लैंड कराते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ठीक है, कोशिका का मुख्य संचालक अंग कौन सा है, तो कोशिका का मुख्य संचालक अंग होता है नाभिक। ठीक है, नाभिक जो होता है कोशिका का मुख्य संचालक अंग नाभिक होता है और नाभिक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। नाभिक कोशिका का मुख्यालय होता है। नाभिक कोशिका के केंद्र में स्थित एक बड़ा गोलाकार कोशिकीय घटक होता है। नाभिक के चारों ओर एक परमाणु आवरण होता है जिसमें गुणसूत्र के रूप में आनुवांशिक कोड होता है। नाभिक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका के आनुवांशिक सामग्री होती है। कोशिका के बारे में और भी चीज़ जानना आपको जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिका केंद्रक और कोशिका द्रव्य से मिलकर बनी होती है। तो कोशिका किससे, केंद्रक और कोशिका द्रव्य से मिलकर बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली चीज़ों को बचाती है। ये सब अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाली चीज़ों से कौन बचाती है, तो कोशिका झिल्ली बचाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोशिका द्रव्य नाभिक के चारों ओर एक तरल नेटवर्क होता है। कोशिकांग कोशिका द्रव्य में मौजूद छोटी संरचनाएं होती है। ये कोशिकाओं को होम्योस्टेसिस की स्थिति में रखने का काम करती है। बाकी कोशिका के बारे में आपको डेली डिटेल्स बता ही रहे हैं। कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन स्वान ने दिया था। कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था और टीबी का बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। ये ध्यान रखना है। और कोशिका के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से आपको बता चुके हैं ना। सबसे बड़ी कोशिका जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है ना, अंड कोशिका। और मानव की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो शुक्राणु होता है।
दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और गाड़ी के साइड मिरर में जो है पीछे देखने के लिए उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण होता है। इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होता है और अंदर का तल परावर्तक होता है। जब अवतल दर्पण को दाढ़ी के पास रखा जाता है तो दाढ़ी का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस वजह से दाढ़ी बनाना आसान होता है। अवतल दर्पण के सामने किसी चीज़ को उसके फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका का बाहरी भाग किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज और लिग्निन से बना होता है। पादप कोशिका का बाहरी भाग सेल्यूलोज और लिग्निन से बनी कोशिका भित्ति से बना होता है। पादप कोशिका का बाहरी भाग सेल्यूलोज और लिग्निन से बना होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक संरचनात्मक परत होता है। यह कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है और सुरक्षा का काम करती है। कोशिका भित्ति के बारे में और भी जानना है कि कोशिका भित्ति जानवरों की कोशिकाओं में नहीं होती। मतलब कोशिका भित्ति जो है वो केवल पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होती है। कोशिका भित्ति पेक्टिन ग्लाइकेन जैसे जटिल पॉलीसेकेराइड से बनी होती है ना। कोशिका भित्ति किससे? पेक्टिन ग्लाइकेन जैसी जटिल पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। कोशिका भित्ति कोशिका के अंदर और बाहर के बीच एक अवरोध बनाती है और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। कोशिका भित्ति के कारण ही जब किसी सब्जी को काटा जाता है तो उसमें से एक अच्छी कुरकुरी आवाज़ आती है, कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति सख्त, लचीली और कभी कभी कठोर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या धातु को ऑक्साइड बने होते हैं? धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड अधातु और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। ये अकार्बनिक रासायनिक यौगिक होते हैं। ये कमरे के तापमान पर गैस होती है। ये आसानी से पानी में घुल जाते हैं और अम्लीय घोल बनाते हैं। ये लिटमस के विलयन को लाल कर देता है। ये क्षारों के साथ प्रतिक्रिया करके उदासीनीकरण द्वारा लवण बनाते हैं और ये ऑक्सी अम्ल बना सकते हैं, जो फिर पानी के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि जब धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनती है? तो अम्ल अधिकांश धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो नमक यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। यह एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया का समीकरण क्या होता है? धातु जब एसिड से अम्ल से अभिक्रिया करती है क्या? नमक और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो रहेगा आंसर आ जाएगा नमक और हाइड्रोजन, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट है कि किसी पौधे की ऊपर और नीचे की ओर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो जियोट्रोपिज्म कहा जाता है ना। किसी पौधे की ऊपर और नीचे की ओर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो जियोट्रोपिज्म कहा जाता है ना। गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया में पौधे की अलग अलग हिस्सों की वृद्धि को जियोट्रोपिज्म यानी कि गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। पौधे की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती है जिसे सकारात्मक जियोट्रोपिज्म कहते हैं, और जब ये ऊपर की ओर बढ़ता है तो इसे नकारात्मक जियोट्रोपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है कि जलीय सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा उत्पाद नहीं प्राप्त होता है? जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा उत्पाद नहीं प्राप्त होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर क्या है? जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान सोडियम धातु प्राप्त नहीं होता। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सोडियम धातु प्राप्त नहीं होता है। जलीय सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त होने वाले उत्पाद है कौन सा? तो एनोड पर क्लोरीन गैस बनता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यानी कि यूँ समझिए कि जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान बनता कौन कौन सा है? क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आपका सोडियम भी होगा। अगर सोडियम के अलावा दूसरा भी रहेगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें समझना अति महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ें क्या है? जब जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त क्या होता है? क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निलंबन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? निलंबन क्या है? ये एक समांगी मिश्रण है, ये गलत है। ठीक है, ये कथन सत्य नहीं है क्योंकि निलंबन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण होता है ना। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। बाकी निलंबन के बारे में सारी चीज़ जानिए, कुछ भी पूछेगा आसानी से बन जाएगा। निलंबन के कणों का आकार, उनका व्यास
100 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। निलंबन के कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं गुजरते हैं। निलंबन में कण जो होता है टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। कौन सा? टिंडल प्रभाव। इसका मतलब है कि निलंबन के कण प्रकाश की किरणों को बिखेर देते हैं और उनका रास्ता दिखाई देता है। निलंबन अस्थिर होता है। अगर निलंबन को बिना छेड़े छोड़ दिया जाए तो इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। निलंबन को अलग करने के लिए निस्पंदन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। निलंबन को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो निस्पंदन का इस्तेमाल किया जाता है। निलंबन को प्रक्षेपित परावस्था परिक्षेपण माध्यम के आधार पर बांटा जाता है। निलंबन ऊष्मागतिकीय रूप से अस्थिर होता है, लेकिन गतिज रूप से लंबे समय तक अस्थिर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ये क्या है? सुक्रोज और अमीनो अम्ल दोनों का परिवहन करना होता है। सुक्रोज और अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है। ठीक है, तो मेन चीज़ें इसका अगर ध्यान रखते हैं तो आसानी से थोड़ा हिंट होता है और आसानी से बना देते हैं। फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, पौधों में वो एक क्या है? जाइलम। जाइलम क्या करता है? वो जल का परिवहन करता है। ठीक है, पादप उत्तक से जो 5 उत्तक है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, जैसे कि एक था कोलेंकाइमा, एक है स्क्लेरेंकाइमा और एक है पेरेंकाइमा। ठीक है, वो सरल अस्थायी उत्तक है और ये जो फ्लोएम और जाइलम है ये क्या? जटिल अस्थायी उत्तक है। तो वो जो सरल अस्थायी उत्तक है कोलेंकाइमा ये पौधों में क्या? लचीलापन प्रदान करता है। स्क्लेरेंकाइमा पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। और पेरेंकाइमा वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भंडारण यानी भोजन भंडारण का वो कार्य करता है। और जो है जाइलम है वो जल का यानी कि जड़ों से पत्तियों तक जल का वहन करता है जाइलम, और फूड का वहन करता है फ्लोएम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आया था क्या? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है 2024 में? तो 105वें स्थान पर है। ठीक है, और भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो स्कोर है 27.3 रहा था। ठीक है, 27.3 है और ये किस श्रेणी में? तो गंभीर श्रेणी में है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखना है कि भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किस श्रेणी में रखा गया है? तो गंभीर श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अब कितना स्कोर आने के बाद किस श्रेणी में रखा जाता है ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि अगर पूछे कि 9.9 या उससे कम है तो किस श्रेणी में? अच्छा श्रेणी में आता है ये। ठीक है, जिसका इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो स्कोर है जिसका 9 या 9 दशमलव मतलब 9.9 या उससे कम है तो अच्छा आता है। 10 से 19.9 सामान्य में आता है। 20 से 34.9 अगर जिसका है इंडेक्स स्कोर है तो वो गंभीर में आता है ना, गंभीर श्रेणी में। तो भारत का कितना? 27.3, तो इसी श्रेणी में भारत आता है ना, गंभीर श्रेणी में। 35 से ऊपर जो है 49.9 तक ये चिंताजनक है, और 50 से जो ज़्यादा है वो बेहद चिंताजनक श्रेणी में आता है। तो किस श्रेणी में भारत अपना है? तो गंभीर श्रेणी में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अपना जो पड़ोसी देश है उसका जो किस रैंक पर है वो ध्यान रखना है ना। जैसे भारत 105वां है तो भारत से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो ये कौन है? श्रीलंका 56वां है और नेपाल 68 पर है और बांग्लादेश 84वें स्थान पर है और पाकिस्तान का रैंक क्या है? 109वां है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, गैस से द्रव और ठोस बनने की प्रक्रिया के नाम क्रमशः क्या है? ठीक है, गैस से द्रव और ठोस बनना है। तो गैस से द्रव जब बनता है तो वो क्या कहलाता है? संघनन। और गैस से जब ठोस बनता है तो वो निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? गैस से द्रव बनेगा तो संघनन, गैस से जब ठोस बनेगा तो निक्षेपण। अच्छा देखिए, गैस से ठोस डायरेक्ट बना तो निक्षेपण हुआ, और जब ठोस से जब गैस बनेगा डायरेक्ट तो क्या होगा? तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। हमारे शरीर का कौन सा अंग पेप्सिन का स्त्राव करता है? तो पेप्सिन का स्त्राव करता है ना, हमारा शरीर का जो पेट है यानी कि आमाशय है वो पेप्सिन का स्त्राव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर अगर ऑप्शन में होगा क्या? तो पेट होगा या तो आमाशय होगा, तो ये पेप्सिन का स्त्राव करता है। ठीक है, और डिटेल में जानिए इसको। ठीक है, जैसे पेट की ऑक्सिनटिक म्यूकोसा की मुख्य कोशिकाओं के स्त्रावी कणों में पेप्सिनोजेन के रूप में पेप्सिन को निष्क्रिय रूप में संग्रहित किया जाता है। पेट और ऊपरी ग्रहणी म्यूकोसा की हृदय और पाइलोरिक कोशिकाओं में भी पेप्सिनोजिन की छोटी मात्रा पाई जाती है। गैस्ट्रिक जूस के
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि अमाशय में पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ मिलाने पर पेप्सिनोजेन पेप्सिन बनने के लिए सक्रिय हो जाता है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन या टूटने के लिए जिम्मेदार है ना। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, कौन सा एंजाइम, तो यहाँ पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। और यह भोजन में प्रोटीन को पचाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि माध्यिका दे दिया है आपको कितना 30 और माध्य दिया है 25, तो बहुलक क्या होगा। तो आपको क्या फॉर्मूला बताए थे, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, है ना, 3 माध्यिका और -2 माध्य, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो आसानी से बन जाता है। तो बहुलक पूछा है तो 3 माध्यिका करेंगे, माध्यिका कितना है यहाँ 30 है, 3 माध्यिका यानी कि 30 या 90 -2 माध्य यानी कि 2 गुना 25 यानी 50, इसको हटाइए 90 में से 50 गया 5 और 9 यानी 40, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये सूत्र याद रखना है, बहुलक बराबर क्या आता है 3 माध्यिका -2 माध्य होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और भी मैथ के कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे अभाज्य संख्या से लगातार क्वेश्चन आगे आ रहा है। जैसे पूछा गया था आपसे कि 400 से 430 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है, कौन कौन सा है। तो एक है 401 है, फिर 409 है, 419 है और 421 है। तो ये आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है। 400 से 430 के बीच यानी 4 अभाज्य संख्या हैं। एक क्वेश्चन क्या आया था कि 20% और 40% छूट है ना, इसका समतुल्य छूट पूछा कितना होगा, समतुल्य बट्टा कितना होगा। तो इसको ए बी फार्मूला से बना देते हैं, है ना। ए बी फार्मूला क्या आता है, A + B - AB बट्टा 100। इसको बना देंगे 20 प्लस कितना होगा 40 -20 गुना 40 बट्टा 100, तो कितना हो जाएगा 20 और 40 60, और ये डबल शून्य से ये डबल शून्य चल गया तो 60 में से 4 दूनी 8 घटा दिए कितना हुआ 52 इस प्रतिशत, इसका समतुल्य बट्टा हो गया। इसका करेक्ट आंसर 52% हो गया, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था आवर्धन का सूत्र से, यानी कि आपको V बराबर दे दिया था, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी दिया है आपको 40 और U का दिया था आपको 20, ठीक है। तो आवर्धन बराबर पूछा, तो आवर्धन बराबर क्या होता है -V यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी, ठीक है, U। तो 40 यहाँ दिया है तो -40 और बट्टा 20, तो आवर्धन क्या हो गया 20 दूनी 40 यानी कि -2, इसका करेक्ट आंसर हो गया था, ठीक है। ये पूछा था। एक क्वेश्चन आया था क्या, आपको डायोप्टर दिया था और फोकस दूरी पूछा था। डायोप्टर 1 दे दिया तो फोकस दूरी कितना होगा, तो फोकस दूरी भी 1 ही होगा, ठीक है। कैसे, फोकस दूरी 1 होगा तो डायोप्टर बराबर क्या होता है 1/f। तो यहाँ डायोप्टर 1 दिया है तो f क्या हो जाएगा, f को इधर लाइएगा तो ये भी 1/1 यानी 1 ही होगा। तो डायोप्टर 1 है तो फोकस दूरी भी 1 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हिसाब आपके आ रहे हैं, है ना। आपको मालूम ही है कि सिंपल लेंट्रिक से एक क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है, और आपके जो अभाज्य संख्या से डेली क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि मैथ से कुछ हल्के क्वेश्चन आ रहा है। आपको सिर्फ गोलक का आयतन, गोलक का क्षेत्रफल और शंकु का आयतन, शंकु का क्षेत्रफल और ये सब फॉर्मूला जो है आपको याद कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।